हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर चल रही होगी। सही है भाई। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी। वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी। आज हम लाइव नहीं कर पा रहे हैं कुछ कारणों की वजह से। ठीक है। कुछ टेक्निकल ग्लिच था। आपने देखा भी होगा आप में से बच्चों ने कि लाइव करने का ट्राई करा था लेकिन हो नहीं सका। ठीक है। तो आपकी जो क्लास आज रहेगी, आज हम क्लास आपकी ऑफलाइन अपलोड करेंगे। ये क्लास आपको शाम तक मिल जाएगी। ठीक है। ये क्लास आपको शाम तक मिल जाएगी। और आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं प्रारंभिक इतिहास। इतिहास का हमारा टॉपिक रहेगा। कल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे वॉइस प्रॉब्लम आपका आया था कल बहुत ज्यादा। तो उसकी वजह से ये करना पड़ रहा है कि हम एक बार देखना चाहते हैं कि, क्योंकि सारे सोल्यूशन मैंने कल भी आपको बताया था, सारे सोल्यूशन हमने करके देख लिए। हर चीज हमने करके देख ली है। वॉइस का जो इशू है वो बग फिक्स नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो अब हमने सोचा है कि इसको रिकॉर्डेड में करके देखते हैं। ठीक है। इसको रिकॉर्डेड में करके देखते हैं, क्योंकि हमने एक रिकॉर्ड किया था, एक एक्सपेरिमेंट करा और रिकॉर्ड में आवाज सही आ रही थी। सेम माइक, हर चीज सेम है। ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड में आवाज सही आ रही थी। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना ये जो क्लासेस हैं ये आपकी रिकॉर्डेड ही रखी जाए। तो हो सकता है आपको इस वीक रिकॉर्डेड ही क्लासेस मिले, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चों, वो रहेगा आपका प्रारंभिक इतिहास। प्रारंभिक इतिहास। ठीक है। इसको शुरू करने से पहले इसको शुरू करने से पहले मैं आपको, जैसे कि हर क्लास में बोलता हूँ, इसमें भी आपको एक चीज बोलूंगा। इसमें भी एक चीज बोलूंगा, कुछ इमेजिन कराऊंगा जैसे हर क्लास में कराता हूँ। तो अब आपको इमेजिन क्या करना है, अब आपको इमेजिन करना है, कल्पना कीजिए। किस चीज की कल्पना करनी है? कल्पना कीजिए। और क्या कल्पना करनी है आपको? आपको कल्पना ये करनी है कि अब से लाखों वर्ष पहले का समय है। कौन सा समय है? लाखों वर्ष पहले का समय। अब आप लाखों वर्ष पहले चले जाओ, 1 लाख वर्ष पहले चले जाओ, 2 लाख वर्ष पहले चले जाओ, आपकी मर्जी है। ठीक है। लाखों वर्ष पहले का समय है। अब आप मुझे बताएं, क्या इस समय कोई शहर है? क्या इस समय कोई शहर है? नहीं। मैं आपसे पूछूं क्या इस समय कोई स्कूल्स हैं? आप बोलेंगे नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस समय कोई और दफ्तर वगैरह है, तो आप कहेंगे नहीं। मैं आपसे पूछूंगा क्या इंसान ने कार बना ली है? आप बोलेंगे नहीं सर, कार भी नहीं बनाई है। मैं पूछूंगा ट्रेन बना ली है? तो आप बोलेंगे सर नहीं, ट्रेन भी नहीं बनाई है, एरोप्लेन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो फिर इंसान इस समय क्या कर रहा है? अब इंसान, जैसे आज इंसान है, मैं हूं, आप है, इस फॉर्म में इंसान भी नहीं है, इंसान इस रूप में भी नहीं है। इंसान किस रूप में है अभी? वो जो होमोसेपियंस वाला मानव है ना, अभी वो वाला मानव। ठीक है। होमोसेपियंस वाला मानव। और जब इतनी सारी चीजें नहीं है, तब ये इंसान क्या कर रहा है? तब मनुष्य क्या कर रहा है? तब मनुष्य क्या कर रहा है? ये आप कल्पना करें कि इस समय का मनुष्य क्या कर रहा होगा। अब ये आप मुझे बताएं। ठीक है। कोई भाषा लिपि इनके पास है? नहीं है भाषा, ना लिपि है, ऐसा कुछ नहीं है। लैंग्वेज इनके पास नहीं है। तो क्या करते हैं? क्या पता कैसे कम्युनिकेट करते रहे होंगे। जैसे जानवर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, शायद वैसे कम्युनिकेट करते रहे होंगे। या कोई और वजह हो सकती है, जैसे भी एक आपके कम्युनिकेट करते रहे होंगे। ठीक है। जैसे भी कम्युनिकेट करते रहे होंगे, लेकिन कम से कम इनके पास भाषा और लिपि तो नहीं है। ये तो हम जानते हैं कि भाषा और लिपि इनके पास नहीं है। ठीक है। फिर इंसान क्या कर रहा है? फिर ये मनुष्य क्या कर रहा है? ये इंसान जो है ये जंगलों में रह रहा है। जंगलों में रहता है। ठीक है। जंगलों में रहता है, भटकता है, हंटिंग करता है, शिकार करता है और गैदरिंग करता है। हंटिंग एंड गैदरिंग करता है। हंटिंग एंड गैदरिंग ये इंसान इस समय कर रहा है। ठीक है। हंटिंग और गैदरिंग ये इंसान इस समय कर रहा है।
तो हंटिंग और गैदरिंग इंसान इस समय कर रहा है। ठीक है, हंटिंग गैदरिंग कर रहा है। चलिए, ठीक, यहां तक चीजें समझ आई। अब यहां तक चीजें समझने के बाद में आप अब ये चीज, इस चीज का अंदाजा लगाएं कि जो आज का मानव है वो लगभग 10,000 साल पहले की बात है। 10,000 साल पहले, उसके साल, इसके पहले 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले लगभग खेती की शुरुआत हो रही है। लेकिन उसके पहले इंसान क्या करता रहा? उसके पहले इंसान हंटिंग और गैदरिंग कर रहा है। तो ये जो एक काल है, ये बहुत एक लंबा कालखंड है, बहुत लंबा एक कालखंड है। इसी को हम बोलते हैं क्या, आपका स्टोन एज। क्या बोलते हैं हम इसको? स्टोन एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इस काल को? स्टोन एज बोलते हैं। स्टोन एज यानी पाषाण काल। इसी काल को आपके क्या कहा जाता है भाई? पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, फिर इस तरह से हम इतिहास को अपने दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक है आपका प्राक ऐतिहासिक और दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक, और फिर है आपका ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक बोल सकते हैं आप। ये जो काल है, ये जो काल है जिसको प्राक ऐतिहासिक बोल रहे हैं आप, प्री हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, और इधर है आपका ऐतिहासिक काल। उसके बीच में एक काल और है जिसको आद्य ऐतिहासिक आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस समय भाषा मौजूद है, लिपि मौजूद है, भाषा मौजूद है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सके। यहाँ की जो भाषा आपके पास मौजूद है, जो लिपियां मौजूद है, उनको हम पढ़ ले रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? ऐतिहासिक काल। लेकिन ये जो प्राक ऐतिहासिक काल है, यहाँ पर ना तो कोई भाषा है, ना कोई लिपि है, और जब भाषा और लिपि नहीं है तो पढ़ोगे क्या? फिर आप पढ़ोगे क्या? ठीक है, ये तो रहा आपका इतिहास का वर्गीकरण कि आप इतिहास को किस तरह से वर्गीकृत करते हैं। आगे आप ये सब देखेंगे। ठीक है, आगे आप ये सब देखेंगे। ठीक, तो फिर आप कहेंगे कि सर हमें इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है? हमें इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है? ये जो इतिहास है इसकी जानकारी हमें कैसे मिल रही है? ये इतिहास है इसकी जानकारी कैसे मिल रही है? ये इतिहास है इसकी जानकारी कैसे मिल रही है? जब ना तो कोई भाषा है ना कोई लिपि है। अगर भाषा है तो हम उसको समझ नहीं सकते, लिपि है तो हम उसको पढ़ नहीं सकते, यानी जो उन्होंने लिखा हुआ है हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहां तक तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो ये जो आपके दो कालखंड है, इनका जो आपको, इनकी जो आपको जानकारी मिलती है, इनकी जानकारी आपको किताबों से नहीं मिलती है। इनकी जानकारी आपको किताबों से नहीं मिलती है। तो फिर इनकी जानकारी आपको कैसे मिलती है? इनकी जानकारी जो आपको मिलती है वो मिलती है इस समय के उपकरणों से, जो ये इस्तेमाल करते रहे हैं, जो ये इस्तेमाल करते रहे हैं, वो उपकरण, या इनके जो अवशेष हैं। जब ये मनुष्य खत्म हो गए, इनके जो अवशेष बचे हैं, कहीं से खोपड़ी निकल रही है, तो उससे इनके बारे में जानकारियां मिलती हैं, इनके उपकरणों से इनके बारे में जानकारियां मिलती हैं, जिनकी हम कार्बन डेटिंग करते हैं, यूरेनियम डेटिंग करते हैं। इस तरह से जाकर के हम उसका इतिहास पता लगाते हैं कि ये चीज कितनी पुरानी है, ये चीज कितनी पुरानी रही होगी, ये जो कंकाल मिला है ये कितना पुराना रहा होगा। ठीक है, यहाँ से हमें खुदाई में ये चीज मिल रही है। मानने की बात, आपका खुदाई हुई है आपकी कहाँ की? बुर्ज होम की खुदाई हुई है, और बुर्ज होम में आपको कोई एक हड्डी मिल गई। ठीक है, उस हड्डी की आपने कार्बन डेटिंग करी, कार्बन डेटिंग करी, और उस कार्बन डेटिंग में आपको पता चला कि ये हड्डी तो इतने साल पुरानी है। उसके हिसाब से आपने उसको डाल दिया कि ये आद्य ऐतिहासिक काल की है, या प्राक ऐतिहासिक काल की है, या ऐतिहासिक काल की है। ठीक है, यहां से कार्बन डेटिंग से जो उसकी आयु निकल करके आती है, उसके थ्रू आपने, उसके थ्रू आपने ये समझ लिया है कि ये कहाँ की है। ठीक है, तो इस तरह से जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इतिहास की डेफिनेशन क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफाइन हिस्ट्री, इतिहास को आप डिफाइन करें, तो आप इसकी क्या डेफिनेशन देंगे? जल्दी से बताएं, आप इसकी क्या डेफिनेशन देंगे? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अगर कोई मेरे से पूछे ये चीज, तो मैं एक सबसे सिंपल एक मेरे दिमाग में है
जो मैं बोलता हूं, बोलने के क्रम में जो मैं बोलता हूं कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का अध्ययन, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का अध्ययन। तो मैं, ये मेरे दिमाग में हमेशा रहती है जब भी मैं बताता हूँ, तो मैं ये बताता हूँ कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का अध्ययन करने को ही हम इतिहास कह देते हैं। ठीक है, इसको ही हम इतिहास कह देते हैं। ठीक है, लेकिन जो इतिहास है, इतिहास केवल बीती घटनाओं का संग्रह ही नहीं है। इतिहास केवल बीती घटनाओं का संग्रह ही नहीं है, बल्कि उन घटनाओं के कारण, उनके प्रभाव और उनसे मिलने वाले सबकों का अध्ययन है। ठीक है, इतिहास केवल, इतिहास केवल बीती घटनाओं का, बीती घटनाओं का अध्ययन ही नहीं है, बल्कि उन घटनाओं के कारणों, उनके प्रभावों, कि इनके क्या प्रभाव हुए, उनके प्रभावों, उनके प्रभावों और उनसे मिलने वाले, और उनसे मिलने वाले, यानी इन घटनाओं से मिलने वाले सबकों का अध्ययन भी है। जो आपको उससे सबक मिल रहा है, जो आप उससे सबकों का अध्ययन है। ठीक है, इस तरह से आप इतिहास को डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से आप इतिहास को डिफाइन कर सकते हैं। एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है ई एच कार। क्या नाम है भाई? ई एच कार। ई एच कार ने इतिहास को कैसे डिफाइन किया है? अगर हम उनके अकॉर्डिंग देखें, ई एच कार, अगर हम इनके अकॉर्डिंग देखें कि इन्होंने इतिहास को कैसे डिफाइन किया है, तो इन्होंने कैसे डिफाइन किया इतिहास को? इन्होंने कहा है कि इतिहास, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाला संवाद है। क्या है इतिहास? इतिहास अतीत, अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाला, निरंतर चलने वाला संवाद है। ठीक है, अब इतनी डेफिनेशंस आपको इतिहास की पता चल गई है। ठीक है, सबसे पहले वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का अध्ययन, आप इसको इतिहास बोल देंगे। फिर इतिहास केवल बीती घटनाओं का अध्ययन ही नहीं है, बल्कि उन घटनाओं के कारणों, उनके प्रभावों और उनसे मिलने वाले सबकों का अध्ययन भी है। फिर अगर ऑफिशियल कुछ लिखना है तो ई एच कार के अनुसार इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाला संवाद है, डायलॉग है, जो इतिहास और इतिहास सॉरी अतीत और वर्तमान के बीच में चल रहा है। ठीक है, अतीत और वर्तमान के बीच में चल रहा है। ठीक है भाई, यहां तक समझ आ रहा है? यहां तक समझ आ रहा है? यहां तक समझ आ रहा है? बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें, इतिहास का वर्गीकरण, इतिहास का वर्गीकरण, इतिहास को तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल, जिसको प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, लेखन के आविष्कार से पहले, यानी इस समय लेखन का कोई आविष्कार नहीं हुआ, यानी कोई लिपि इनके पास नहीं है, लेखन के आविष्कार से पहले की घटनाओं का समावेश है। आमतौर पर तीनों पाषाण युग इसी काल का वर्णन करते हैं। जो आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल आते हैं, यानी जो आपके तीनों पाषाण युग है, आपके स्टोन एज है, पाषाण काल है, वो आपके इसी के अंडर आते हैं, वो आपके इसी समय में आते हैं।
वो आपके इसी समय में आते हैं। कौन से समय में? प्रागैतिहासिक काल में, जिसको आप प्रागैतिहासिक काल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई? प्रागैतिहासिक काल बोल देते हैं। फिर दूसरा आपका आद्य ऐतिहासिक काल शुरू होता है। प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल के बीच मैंने आपको बताया था, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल के बीच इसमें था, देखें, ये आपका प्रागैतिहासिक काल है और ये ऐतिहासिक काल है। इन दोनों के बीच में जब इनकी लिपि तो आपको मिलती है लेकिन आप उसको पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे इंडस वैली, सिंधु घाटी जो सभ्यता आपकी रही, उनके पास लिपि थी, वो कुछ तो लिखते रहे हैं लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सके हैं। ठीक है, यानी हम अनपढ़ हैं, हम उनके जो लिपि है उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो काल है आपका, वो आपका आता है आद्य ऐतिहासिक काल में। उसके बाद जब हमें भाषा, लिपि सब कुछ स्पष्ट रूप से मिल रहा है, हम उसको पढ़ पा रहे हैं, सारी चीजें हम देख पा रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। उसको क्या बोलते हैं हम? ऐतिहासिक काल हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या हुआ? प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल के बीच का काल। लेखन का ज्ञान तो था लेकिन उनकी लिपियां अभी तक समझी नहीं जा सकी, हम उसको पढ़ ही नहीं पाए हैं कि उन्होंने लिखा क्या है। तो इसलिए हम इस कालखंड को क्या बोल देते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल बोल देते हैं। एग्जाम्पल आपकी हड़प्पा लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मौजूद रही है। हड़प्पा लिपि अभी तक नहीं समझी जा सकी लेकिन मेसोपोटामिया के लेखों में इस सभ्यता का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 1500-600 ईसा पूर्व की वैदिक सभ्यता में साहित्य की मौखिक परंपरा प्रचलित थी। साहित्य की मौखिक परंपरा यानी इनके पास भाषा है लेकिन इनको लिखने का ज्ञान नहीं था। तो ये ज्ञान अपना ट्रांसफर कैसे करते थे? ये लोग कैटी किस तरह किया करते थे, यानी नॉलेज ट्रांसफर किस तरह किया करते थे? तो नॉलेज ट्रांसफर वही वैदिक तरीका था। सामने गुरुजी बैठ जाते थे, जैसे मैं बैठा हूं, ठीक है, मैं उसको बोलता हूं जैसे मैं बोल रहा हूं अभी। ठीक है, उस समय के गुरुजी बोला करते थे, सामने आप जैसे स्टूडेंट बैठा करते थे, जो उस ज्ञान को सुनते थे, जो उस ज्ञान को सुनते थे कंठस्थ किया करते थे। ठीक है, जो उसको सुन करके कंठस्थ किया करते थे। ठीक है, और फिर ये ज्ञान आगे वो कैसे बढ़ाते थे? फिर वो गुरुजी बन जाते थे, फिर वो आगे इसी तरह बोल करके उसको ट्रांसफर करते थे। तो ये नॉलेज ट्रांसफर इसी तरह से हुआ करता था, ये केटी इसी तरीके से हुआ करती थी। ठीक है, 1500 से 600 ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता में साहित्य की मौखिक परंपरा प्रचलित थी, ओरल परंपरा इस समय प्रचलित थी। फिर आपका तीसरा काल आता है ऐतिहासिक काल। जब आपके पास भाषा है, लिपि है, हर चीज है, आप दूसरी भाषा पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। ठीक है, आप इस समय भाषा लिख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सब चीज है, और आप उसको पढ़ भी पा रहे हैं। लेखन के आविष्कार के बाद अतीत का अध्ययन ही इतिहास है। ठीक है, इतिहास किसको बोल रहे हैं आप? कि जब लेखन का आविष्कार हो गया, यानी लिपि आपके पास आ गई, ठीक है, फिर आपने लिखना शुरू किया, फिर आपने लिखना शुरू किया, और फिर जब हम उसको पढ़ते हैं कि उन्होंने लिखा क्या है, हम उसको स्टडी करते हैं, हम उसको स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं? कि भाई ये आपका इतिहास है। अब ये आपका इतिहास है। ठीक है, अब ये आपका इतिहास है, यानी लेखन के आविष्कार के बाद अतीत का अध्ययन ही इतिहास है। सामाजिक अध्ययन का आधार लिखित तथा पुरातात्विक स्रोत है। सामाजिक अध्ययन का आधार क्या है? लिखित है और पुरातात्विक स्रोत दोनों है। ठीक है, दोनों आपके इसके अध्ययन के स्रोत हैं। आगे देखते हैं भारतीय पाषाण युग। क्योंकि हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जो पाषाण युग है उसको हम क्या बोलते हैं? भारतीय पाषाण युग बोलते हैं। इसके तीन मुख्य वर्ग रहे। ठीक है, इसके तीन मुख्य वर्ग आपके रहे। पहला आपका रहा पूरा पाषाण काल, स्टोन एज को मैंने आपको बताया था, स्टोन एज यानी पाषाण काल। इसको आप तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में आप इसको बांटते हैं। उसमें से पहला क्या है? पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। तो ये जो पूरा पाषाण काल है, इसकी अवधि मानी जाती है लगभग 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक की। 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक की कहानी आपकी मानी जाती है कि ये आपका पूरा पाषाण काल है। फिर आपका मध्य पाषाण काल जो है वो माना जाता है 10,000 से 6,000 साल पहले। 10,000 से 6,000 साल पहले, लगभग 4,000 साल तक का एक टाइम पीरियड है।
लेकिन अगर आप इसको देखें पूरा पाषाण काल को, तो ये 5 लाख से 10 हजार, यानी 5 लाख साल पहले से 10 लाख साल पहले तक का इतिहास, यहां से यहां तक का इतिहास। ठीक है, अगर आप इसको दूसरे को वो करें, अगर इसको आप इतना मान लें, तो ये दूसरा इतना है और तीसरा और छोटा है, 6 हजार से 1 हजार ईसा पूर्व, यानी 5 हजार साल का गैप यहाँ पे भी है, जिसको आप बोलते हैं नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल आपका सबसे लंबा चल रहा है, 6 हजार से ईसा 1 हजार साल ईसा पूर्व तक चल रहा है। यहाँ पर आपको नव पाषाण काल में खेती की शुरुआत देखने को मिल जाती है, खेती यहाँ पर होने लगती है। यहाँ से फिर इंसान और ज्यादा डेवलप होने लगता है, यहाँ से फिर इंसान और ज्यादा डेवलप होने लगता है। अब हमने जो देखना है, अलग अलग करके ये सारे युग देखने हैं, पूरा पाषाण काल देखना है, मध्य पाषाण काल देखना है, नव पाषाण काल देखना है। इसमें से आपके बहुत सारे सवाल बनते हैं, जैसे कौन सा पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला है, आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स हैं वो कौन कौन सी है, बुर्ज होम कहाँ पे है, कोल्डी हवा कहाँ पे है, राखी गढ़ी कहाँ पे है, इस तरह की बहुत सारी चीजें, राखी गढ़ी वगैरह ये तो सारी आपको मिल जाएगी आगे इंडस में। लेकिन उसके पहले नर्मदा वैली, इस तरह की बहुत सारी है जो इनमें भी आपको स्टोन एज में भी देखने को मिलेगी, वो सारी हमने इस लेक्चर में देखनी है। चलिए, पहला भाग है आपका पूरा पाषाण काल का, लगभग 3.3 मिलियन से 10 हजार ईसा पूर्व तक, या 5 लाख से 10 हजार ईसा पूर्व तक के इसको बोल सकते हैं। ईसा पूर्व यानी ईसा के ईसा के जन्म से पहले। ईसा पूर्व का क्या मतलब है, ईसा के जन्म से पहले, यानी जब ईसा का जन्म हुआ, हम टाइम को उसके पहले काउंट करते हैं कि ईसा के जन्म से लगभग 10 हजार साल पहले की बात हो रही है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है ईसा पूर्व का, तो लगभग 5 लाख वर्ष पहले से लगभग 10 हजार ईसा पूर्व तक का ये समय आपका इसमें काउंट होता है, जिसको हम बोलते हैं पूरा पाषाण युग, पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण युग क्या है, पूरा पाषाण युग इसके नाम से ही आपको कुछ जाहिर होगा, और वो है इसका अर्थ जो है पुराना पाषाण युग। यानी पाषाण युग तो है, स्टोन एज तो है, लेकिन उसमें भी सबसे पुराना है, उसको हम क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण युग। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण युग। इसकी शुरुआत पत्थर के औजारों के प्रथम प्रयोग से होती है। यानी ये जो पूरा पाषाण युग तब स्टार्ट होता है क्योंकि इसके नाम में ही है पाषाण युग, यानी पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है, स्टोन एज यानी स्टोन का इस्तेमाल हो रहा है, स्टोन का इस्तेमाल हो रहा है, स्टोन का इस्तेमाल हो रहा है। तो जब पहले सबसे पहले हमें पत्थर के इस्तेमाल के साक्ष्य मिलते हैं, हम उसको वहां से बोल देते हैं कि अभी आपका क्या है, स्टोन एज शुरू हो गया है, अब आपका पाषाण युग शुरू हो गया है। यह 3.3 मिलियन वर्ष पहले से होमोनिन्स यानी होमोसेपियंस के ठीक पहले के पूर्वज, एक तो आपका होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस, इसके पहले जो मनुष्य था जिस फॉर्म में था उसको हम बोलते हैं होमोनिन्स। क्या बोलते हैं, होमोनिन्स। ठीक है, होमोसेपियंस हमारे पूर्वज है। ठीक है, आज हम क्या है, हमारे पूर्वज क्या है, जैसे आज का इंसान है, अगर आपसे इसका पूर्वज पूछ ले तो आपका क्या होगा, होमोसेपियंस। लेकिन होमोसेपियंस का भी पूर्वज कौन है, होमोनिन्स है। ठीक है, तो ये लगभग 3.3 मिलियन वर्ष पहले से जब होमोनिन्स आपको मिल रहे हैं, यानी होमोसेपियंस के ठीक पहले के पूर्वज, उनके द्वारा जो पत्थरों का औजारों का इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है, तब तक का समय इसको माना जाता है। ठीक है, तब तक का समय इसको माना जाता है। ठीक, और इसमें प्लिस्टोसिन यानी हिमयुग भी, जब पृथ्वी पर हिम बरस रहा था, वो सारे युग भी इसमें शामिल है, प्लिस्टोसिन एज तक का काल इसमें शामिल है। मानव के पूर्वजों का विकास सबसे पहले अफ्रीका में हुआ। जो मानव के पूर्वज हैं यानी होमोसेपियंस, सबसे पहले इनका जो जो उनके पूर्वज थे, ठीक है, मानव का इतिहास ही कहां से शुरू होता है, आपका अफ्रीका से शुरू होता है। मानव के पूर्वजों का विकास सबसे पहले अफ्रीका में हुआ। अफ्रीका से बाहर प्रवास करने वाली सबसे प्रारंभिक मानव पूर्वज प्रजाति होमो इरेक्टस थी। जो होमो इरेक्टस नाम की प्रजाति है, ये प्रवास करती है अफ्रीका से बाहर, ये अफ्रीका से बाहर जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन बन जाए कि अफ्रीका से बाहर जाने वाली प्रजाति सबसे पहली कौन सी थी, होमो इरेक्टस थी। और अगर आपका सवाल बन जाए मानव के पूर्वजों का विकास कहां से माना जाता है, तो ये आपका अफ्रीका में माना जाता है कि अफ्रीका से इनके पूर्वजों का जो इतिहास है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है। ठीक है, अब ये जो लोग थे, जो
शुरुआत के लोग थे ये क्या थे, आखेटक थे, शिकारी थे और संग्राहक थे, जिसको मैं बोलता हूँ हंटर्स, हंटर्स और गैदरर्स थे। यानी आखेटक और शिकारी थे जो गुफाओं और चट्टानी आश्रय स्थलों में रहते थे। इस चरण के अंत में उन्होंने आग का प्रयोग भी सीख लिया था। ठीक है, क्या है, हंटर है और गैदरर है, यानी आखेटक है और संग्राहक है। आखेटक का मतलब शिकारी, संग्राहक का मतलब इकट्ठा करने वाले। कभी कभी जब जिस दिन शिकार नहीं मिला, कुछ कंदमूल फल इकट्ठा कर लेते हैं, उनको ले आते हैं। तो क्या करते हैं, ये आखेटक है और संग्राहक है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। देखिए, ये सब है इसके होमो इरेक्टस के टूल्स हैं, ये सारे के सारे क्या है जो ये इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कुल्हाड़ी इस्तेमाल करता था, ये हाथ की कुल्हाड़ी, क्लीवर का इस्तेमाल करता था, चाकू, ब्लेड, खोदनी और खुरचनी, स्क्रैपर्स, ब्यूरिन्स, ये सारे के सारे क्या है, पत्थर के औजार है जिनका इस्तेमाल करता था। जैसे ये देखें, ये देखें, इस तरह के इस्तेमाल है, हड्डियों के और पत्थरों के बने इस्तेमाल जो औजार है ये इस्तेमाल करता है होमो इरेक्टस। ठीक है, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करता है वो, ये आपके हैं। तो इस तरह के पत्थर के उसके औजार है जो हाथ में बिल्कुल सटीक बैठ जाए और वो ऐसे वार कर सके। ठीक है, तो इस तरह के इसके इस समय क्या है, सारे के सारे इसके इस तरह के क्या रहे हैं, सारे के सारे उपकरण रहे हैं। ये आपसे पूछ लेगा कि वो हाथ की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता था, क्लीवर का इस्तेमाल करता था, चाकू, ब्लेड, खोदनी, ब्यूरिन, खोदनी को क्या बोलते हैं, ब्यूरिन इंग्लिश में बोलते हैं, खुरचनी को स्क्रैपर बोलते हैं। तो इन सब का इस्तेमाल वो करता था और ये बिना पॉलिश के थे। ठीक है, अभी ये शुरुआती मानव है, इसको पॉलिश वॉलिश की कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, तो ये बिना पॉलिश किए गए पत्थर का उपयोग करता था। अगर आ जाए पॉलिशदार पत्थरों का उपयोग करता था, ये हमेशा बना देता है कि आरंभिक मानव पॉलिशदार पत्थरों का उपयोग करता था, तो वो स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, आरंभिक मानव बिना पॉलिश किए पत्थरों का इस्तेमाल करता था। भारत में इन्हें क्वार्टजाइट मानव कहा जाता है। भारत में इस मानव को क्या कहा जाता है, क्वार्टजाइट मानव। ये तो आप देख रहे हैं अफ्रीका से, जहां पे इसका विकास हो रहा है। ठीक है, लेकिन सेम मानव भारत में भी तो था। ठीक है, सेम मानव भारत में जब आया तो हमने इसको क्या बोला, क्वार्टजाइट मानव बोला, क्योंकि वे औजारों के लिए क्वार्टजाइट का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट भी एक पत्थर है, एक स्टोन है। ठीक है, तो ये अपने औजारों के लिए कौन से पत्थर का इस्तेमाल करते थे, क्वार्टजाइट का प्रयोग करते थे। इसलिए आरंभिक मानव को भारत में क्या कहा जाता है, क्वार्टजाइट मानव कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, क्वार्टजाइट मानव कहा जाता है। ठीक है, कौन सा मानव, क्वार्टजाइट मानव। ठीक है, फिर ये जो आपका पूरा पाषाण काल है, इसके भी तीन चरण रहे।
ठीक है, जैसे निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उत्तर पूर्व पाषाण काल। ये जो आपका पूरा पाषाण काल है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक बहुत लंबा पीरियड है, 5 लाख साल पहले से 10 लाख साल पहले, 10,000 साल पहले तक। ठीक है, आप खुद सोचो कितना लंबा समय है। तो इस इतने लंबे समय को, इस इतने लंबे युग को हमने 3 चरणों में फर्दर बांटा है। आगे 3 चरणों में हमने इसको बांटा है। पहला है आपका पूर्व पूर्व पाषाण युग या निम्न पूर्व पाषाण युग जिसको बोलते हैं, दूसरा मध्य पूर्व पाषाण युग है और तीसरा उत्तर पूर्व पाषाण युग है। जलवायु की प्रकृति में परिवर्तन और पत्थर के औजारों की प्रकृति में हुए परिवर्तन के अनुसार। ठीक है, एक तो आपकी जलवायु चेंज हो रही थी, एक तो आपकी जलवायु चेंज हो रही थी, जलवायु में 3 चेंजेस थे। फिर आपके ये जो पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा था, पत्थर की जो औजारों का इस्तेमाल कर रहा था, इसमें भी आपकी इसमें भी आपकी क्या है, इसका चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। यानी शुरुआत में आप इसको ऐसे ले लो, जब ये डिजिटल बोर्ड्स नहीं थे तब किस तरह पढ़ाते थे, तब व्हाइट बोर्ड्स आते थे, उस ब्लैक बोर्ड्स आते थे, व्हाइट बोर्ड्स आते थे। उसके भी पहले चले जाओ आप, जब लिखना ही नहीं था, तो वही अभी बताया मौखिक परंपरा चलती थी। ठीक है, इसी तरह से जो मानव के पत्थर हैं वो भी अपग्रेड होते गए। तो इन पत्थरों के औजारों के अपग्रेडेशन के आधार पर हम इसको पूरा पाषाण काल को 3 युग में बांटते हैं। ठीक है, जो इसके उपकरण है, इसके टूल्स हैं, इसके औजार हैं, जो इनमें अपग्रेडेशन हो रहा है, जो इनमें अपग्रेड हो रहा है, उसके आधार पर हम इस युग को 3 चरणों में फर्दर बांटते हैं। पूर्व, जिसको निम्न पूरा पाषाण युग बोलते हैं, जो आपका चला है लगभग 2 लाख से 60,000 ईसा पूर्व तक। फिर मध्य पूरा पाषाण युग 3,85,000 से 40,000 ईसा पूर्व, और ये 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक आपका चल रहा है पूरा पाषाण युग। ठीक है, पूरा पाषाण युग आपका इस समय से इस समय तक चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसको देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक पूरा पाषाण कालखंड के दौरान मानव पूर्वज प्रजाति होमो इरेक्टस भारत में निवास करती थी। यानी जो शुरुआती प्रजाति है होमो इरेक्टस, जो अफ्रीका से बाहर प्रवास कर रही है, ऐसा माना जाता है कि जब ये प्रारंभिक पूरा पाषाण काल शुरू होता है तो ये उस समय तक भारत में मौजूद थे, ये इस समय भारत में मौजूद थे। ठीक है, तो ये 20 लाख से 60,000 ईसा पूर्व है जब ये ऐसा हो रहा है। और ये कहां पर थे, तो अभी एक 1982 में एक खोज हुई है जिसको नर्मदा मानव कहा जाता है। 1982 में एक खोज हुई थी। वर्ष 1982 में नर्मदा घाटी में आधारिक जमा हुए निक्षेप में आंशिक होमोनिड खोपड़ी प्राप्त हुई है। अब ये होमिनिड कौन है, होमिनिड कौन है, मैंने आपको बताया होमोसेपियंस है। इधर आपका मानव है, आज का मानव, इसके पूर्वज कौन है, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस के भी पूर्वज कौन है, होमोनिड है, होमोनिड। ठीक है, तो यहां से जो आपकी नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी में 1982 में आपकी एक होमोनिड खोपड़ी प्राप्त हुई। ठीक है, जब यहाँ पर आपकी होमोनिड खोपड़ी प्राप्त हुई तो उसकी कार्बन डेटिंग वेटिंग हुई, सारी चीजें हुई, उसके बारे में पता लगाया, तो पता चला कि ये जो मानव है ये आपका होमोनिड मानव है। होमोनिड मानव का मतलब है कि होमोसेपियंस से पूर्वज है, होमोसेपियंस के पहले का मानव है अगर होमोनिड है। ठीक है, फिर यह जीवाश्म भारत में पाया जाने वाला सबसे पुराना होमिनिन जीवाश्म है। इंसान का सबसे पुराना जीवाश्म जो है ये भारत में सबसे पुराना है जो अब तक पाया गया है। कौन सा, जिसको नर्मदा मानव बोल रहे हैं। यह जीवाश्म भारत में पाए जाने वाला सबसे पुराना होमोनिन जीवाश्म है। नर्मदा मानव या शिव पिथेकस शिवलेंसिस इसको बोलते हैं। वह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के पास हथनोरा में पाया गया। कहाँ पाया गया है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के पास हथनोरा में पाया गया है। और उपमहाद्वीप में प्रारंभिक मानव पूर्वज की उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करता है। यानी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप में ये हिस्सा भी शामिल है, इधर का हिस्सा भी शामिल है, ये पूरा का पूरा हिस्सा आपका भारतीय उपमहाद्वीप में सब कॉन्टिनेंट में शामिल हो जाता है, जिसमें आप पाकिस्तान को भी कर ले, पाकिस्तान को भी काउंट कर लेते हैं। और सॉरी, ये टंग का भी ग्लिच हो जाता है टेक्निकल ग्लिच जैसे होता है ना, इसी तरह कभी कभी टंग का ग्लिच भी हो जाता है। तो इधर वाला हिस्सा भी हम इसमें काउंट कर लेते हैं, ये बांग्लादेश वाला हिस्सा भी इधर का काउंट कर लेते हैं, ये हमारा हिस्सा तो सारा है ही। इस सबको हम मिलाकर के क्या बोल देते हैं भाई, कि ये भारतीय उपमहाद्वीप है। अब इस भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे पुराना मानव है
उसकी उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण देता है, ये एविडेंस है कि यहाँ पर आपका प्रारंभिक मानव मौजूद था। ये इस बात का एविडेंस है कि प्रारंभिक मानव यहाँ पर उपमहाद्वीप में मौजूद था, जो मिला है कहाँ पर, नर्मदा में। ठीक है, नर्मदा घाटी में मिला है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नर्मदा मानव बोलते हैं। ये खोज कब हुई है, 1982 में खोज हुई है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब आपको इसके बारे में और कुछ इसके स्थल पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्थल यहाँ पर थे। देखें, उत्तर पश्चिम भारत, मैप बनाए वापस से, मैप बनाए तो उत्तर पश्चिम वाला इलाका, ये वाला आपका उत्तर पश्चिम वाला इलाका है। उत्तर पश्चिम में आपकी सोहन नदी घाटी है, सोहन नदी घाटी, जो कहां पर है, पंजाब में है और वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये तो पश्चिम है आपका, और ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है, नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में पंजाब है, पंजाब में आपकी सोहन घाटी है। और ये जो सोहन घाटी है, ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पाषाण युग की साइट्स में से एक है। ठीक है, जो पाषाण युग के सबसे पुराने स्थल हैं उसमें से एक है आपकी कौन सी, पंजाब में मौजूद सोहन घाटी, जो उत्तर पश्चिम भारत में मौजूद है। फिर उत्तर भारत, उत्तर भारत में आ जाओ, उत्तर भारत में क्या है, उत्तर भारत यहां पर कहीं, यहां पर कहीं मान लो। ठीक है, कौन सा जिला है, यूपी का मिर्जापुर, यूपी का मिर्जापुर। उत्तर पश्चिम में कहा, यहां कहीं, और यहां कहीं यूपी का मिर्जापुर। ठीक है, बेलन घाटी, तो सोहन घाटी कहां पे है, एक तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, सोहन घाटी कहां पर है, सोहन घाटी कहां पर है। इसमें आपके चार ऑप्शन दे देगा, पंजाब में है आपका, उत्तर भारत में है मिर्जापुर वाले हिस्से में, ठीक है, यूपी में, आपका एमपी में बोल देगा, आपका बोल देगा साउथ में, आंध्र प्रदेश में। तो सोहन घाटी कहाँ पे है, पंजाब में है। बेलन घाटी कहाँ पे है, उत्तर भारत में, यूपी वाला हिस्सा है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, बेलन घाटी बोलते हैं। अब ये जो यहाँ पर मिला है, यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है कि ये एक समृद्ध पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक प्रमाण के यहाँ पर आपको कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। प्रारंभिक सूक्ष्म पत्थर के औजार और आवास, इस तरह की चीजें यहाँ पर आपको मिली है। यानी जो सबसे पहले जो पत्थर का औजार इस्तेमाल हो रहे थे वो आपके मिल रहे हैं कहाँ से, बेलन घाटी से। ठीक है, वो आपके कहाँ से मिल रहे हैं, बेलन घाटी से मिल रहे हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि एक समृद्ध साइट है बेलन घाटी, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है आपकी बेलन घाटी। उत्तर भारत में देख लिया, एक उत्तर पश्चिम भारत है, एक उत्तर भारत है, सही है। फिर और कौन कौन से स्थल है, दक्षिण भारत में कहां पर है, दक्षिण भारत में कहां पर है, ठीक है, ये वाला हिस्सा इधर आ जाओ, चेन्नई वाला हिस्सा। तो क्यों, कौन कौन सी जगह है, अतिरम पक्कम, पल्लवरम, गुड्डियम, ये कहां पर है, चेन्नई के निकट है। अगर आपसे सवाल आ जाए कि गुड्डियम निम्न में से कौन सी साइट है, आपसे सवाल कैसे बना लेगा कि गुड्डियम कौन से कालखंड की साइट है, कौन से कालखंड का स्थल है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ए निम्न पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पूरा पाषाण काल, ऑप्शन सी नव पूरा पाषाण काल, या ऑप्शन डी उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, इस तरह से आपके ऑप्शन दे देगा। तो ये आपको साइट्स पता होनी चाहिए कि कौन सी साइट्स कौन से कालखंड में आती है। जैसे अतिरम पक्कम, पल्लवरम, गुड्डियम, ये सारी की सारी साइट्स कहाँ पे है, साउथ में है, मॉडर्न डे तमिलनाडु में है, चेन्नई के आसपास। और ये आपकी निम्न पाषाण युग और मतलब एचुलियन संस्कृति, जब हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है मानव, और क्लीवर्स का इस्तेमाल कर रहा है मानव मानव ये सारी चीजें यहाँ से मिल रही है, और ये आपकी निम्न पूरा पाषाण काल की साइट्स हैं, निम्न पूरा पाषाण काल की साइट्स हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, निम्न पूरा पाषाण काल होगा। आपसे पूछ ले कि यहाँ से क्या क्या मिला है, तो आप बताएंगे कि यहाँ से हैंड एक्स मिला है, यानी हाथ की कुल्हाड़ी मिली है, और आपके क्लीवर्स मिले हैं, और आपके क्लीवर्स मिले हैं। ठीक है, जिसको खुदनी बोलते हैं, खुरदनी बोलते हैं। एक खुरदनी होती है, एक आपकी खुरचनी होती है।
खोदने वाली, एक खुरचने वाली होती है। तो इस तरह के ये पत्थर के जो औजार है उनका इस्तेमाल कर रहा है। जब ये अलग अलग जगह से मिल रहे हैं तो आपकी सारी की सारी चीजें इस तरह से जहां मिल रही है वही आपकी साइट हो गई। साइट कौन सी हो गई है? स्थल को ही तो साइट बोलते हैं। तो साइट जहां से जो चीज मिल रही है और जिस काल की मिल रही है वो उसी काल की साइट्स बन जा रही है। जैसे दक्कन का पठार, आ जाओ यहाँ पर भी। दक्कन का पठार कहाँ पे? हुनसिंग घाटी, इसामपुर, कर्नाटक में, नीचे की तरफ थोड़ा सा कर्नाटक में। यहाँ से विस्तृत औजार निर्माण के प्रमाण मिलते हैं। फिर आपका मध्य भारत यानी एमपी, ये वाला हिस्सा एमपी, भीमबेटका की गुफाएं हैं। इसको भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसको शामिल किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, विश्व धरोहर स्थल में, जो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक तीनों के प्रमाण वाले शैल आश्रय यहाँ पर मिलते हैं। अब ये क्या है? पैलियोलिथिक, ये आपका पैलियोलिथिक यही है। मेसोलिथिक क्या है? ये आपका मध्य पाषाण काल है। ये आपका क्या है? पूरा पाषाण काल है। पीलियोलिथिक ये आपका मध्य पाषाण काल है, इनके इंग्लिश नाम यहाँ पर दे रखे हैं। और नियोलिथिक नव पाषाण काल है। तो ये इंग्लिश नाम है, आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये है क्या, क्योंकि मैं कई बार जो है ना इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, जो पावर पॉइंट्स बनाए हैं इसमें इस्तेमाल इनका किया गया है। तो अगर पीलियोलिथिक आ जाए तो पूरा पाषाण काल है, मीजोलिथिक तो मध्य पाषाण काल है, और नियोलिथिक तो नव पाषाण काल है। इतनी सारी साइट्स आपकी अब न्यू पूरा पाषाण काल में मिल रही है। अब ये जो साइट मिल रही है, जो औजार मिल रहे हैं, इनसे हम क्या क्या फाइंड करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अब ये तो बता दिया मैंने कि यहाँ से ये मिला, वहां से वो मिला, फला जगह है चेन्नई के पास में है, फला जगह मध्य भारत में भीमबेटका की गुफाएं हैं। फिर आपकी दक्कन का पठार में मिल रहा है हुंसगी घाटी और इसामपुर वाला हिस्सा कर्नाटक का, यहाँ से भी कुछ चीजें मिल रही है। फिर उसके पहले मैंने आपको बताया कि बेलन घाटी है, सोहन घाटी है। तो ये सारी की सारी क्या है? आपकी निम्न पुरा पाषाण काल की साइट्स हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ फाइंडिंग्स मिली, और इन फाइंडिंग्स से क्या जानकारी मिलती है? इनसे जानकारी मिलती है कि इनकी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल कैसा था, किस तरह ये लोग रहते थे। इस युग के प्रारंभिक मानव मुख्य रूप से आखेटक थे और संग्राहक थे। इनसे क्या पता चला? जो इनके औजार मिले हैं उनसे हमें क्या पता चल रहा है कि ये लोग शिकार करते रहे होंगे, ये लोग संग्राहक रहे होंगे, कंदमूल फल को कभी कभी इकट्ठा भी कर लेते थे, और ये लोग खाना बदोश जीवन जीते थे। यानी परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पर नहीं है, जिसको बोलते हैं आप स्थायी बस्ती। मानव क्या है? मानव है आपका वॉन्डरिंग, भटक रहा है, आखेटक है, जहां पर शिकार मिल गया मानने के बाद फिलहाल यहाँ पर रहता है। लेट से यहाँ पर फिलहाल रहता है, यहाँ पर शिकार मिलने बंद हो गए तो ये माइग्रेट कर गया आगे की तरफ, कहीं पर परमानेंट रह रहा है। जहां पर इसको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जहां पर इसको रिसोर्सेज मिल रहे हैं यानी संसाधन जहां पर मिल रहे हैं, जहां पर अच्छा शिकार मिल रहा है, ठीक है, अच्छे कंदमूल फल मिल रहे हैं, वहीं पर रुक जा रहा है, वहां पर रहता है, वहां के संसाधनों का दोहन करता है, फिर आगे बढ़ जाता है। यानी खानाबदोश जीवन जी रहा है, कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, कोई स्थायी बस्ती नहीं है। इस सब चीजों के प्रमाण आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, इन चीजों के आपको प्रमाण मिल रहे हैं यहाँ पर। फिर पशुओं का शिकार करते थे, कंदमूल, मेवे और फल इकट्ठा करते थे, वही सारी चीजें जो आपको बताइए। हिंसक पशुओं, प्रीडेटर्स द्वारा मारे गए पशुओं का मांस भी खाते थे। जो भी हिंसक पशु है, जैसे आज शेर है, शेर अपना शिकार करता है, पूरा तो नहीं खाता है, जितना खाता है खा लेता है, छोड़ करके चला जाता है। तो ये मानव ऐसे थे, इस तरह के मारे गए पशुओं को जो छोड़ करके चले जाते थे, उनका मांस भी ये लोग खाते थे। ठीक है, होमो इरेक्टस नदी घाटियों के पास गुफाओं और चट्टानी आश्रय स्थलों में रहता था। होमो जो इरेक्टस मानव है, होमो इरेक्टस मानव जो है, इसकी आपको एक चीज देखने को मिल रही है, इसमें एक इसकी विशेषता है, और वो क्या है? आप ऐसे करके बचपन में वो बनाते थे पहाड़, यहाँ से कोई नदी निकल रही है, ठीक है, और यहाँ नदी के आसपास कोई गुफा बना लेता था, कोई गुफा थी उसमें रह रहा है, ये रहता था नदी घाटियों के आसपास। ठीक है, ये तो नदी निकल रही है, लेकिन इसकी घाटी कहाँ तक होगी? हो सकता है यहाँ तक इसकी घाटी मौजूद है, तो ये यहाँ पे भी रह सकता है, यहाँ पर भी रह सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यहाँ नहीं रहेगा, इतने दूर रहेगा कहाँ? नदी घाटी में, जैसे गंगा नदी घाटी है, नर्मदा घाटी है, इस तरह की घाटी होगी जहां पर ये वहीं पर रहेगा। तो यही आपको बताया है क्या, कि ये मानव जो है होमो इरेक्टस, ये आपका नदी घाटियों के पास गुफाओं में रहता है, चट्टानी आश्रय स्थलों में रहता है। और एग्जाम्पल है इसका मध्य प्रदेश के भीमबेटका और चेन्नई के पास गुड्डियम, जो यहाँ पर आपको एविडेंसेस मिले हैं
चाहे एमपी का भीमबेटका हो या चेन्नई के पास वाला गुड्डियम हो, यहाँ पर जो आपको एविडेंसेस मिले हैं वो यही कहते हैं कि जो होमो इरेक्टस मानव है ये नदी घाटियों के पास गुफाएं बना करके रहता है, चट्टानी आश्रय स्थलों में रहता है। यानी चट्टान जो जिसको कवर करे वैसे आश्रय स्थलों में रहता है, क्योंकि इसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, इसको सिक्योरिटी चाहिए। हो सकता है पत्थरों को बड़ा जानवर नहीं हटा सकता, हो सकता है ये टेंट गाड़ के रहेगा तो जानवर उसको आसानी से अटैक कर देगा, लेकिन अगर पत्थरों के बीच में कहीं घुसा हुआ है, क्या जानवर उन पत्थरों को हटा देगा? नहीं हटा सकता। तो शायद सिक्योरिटी की वजह से ऐसा करता रहा हो, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी की वजह से शायद ऐसा करता रहा हो, ठीक, लेकिन ऐसा ये करता है। होमो इरेक्टस के पास होमो सेपियंस जैसी जटिल भाषा संस्कृति नहीं थी, वे शायद कुछ ध्वनियों का इस्तेमाल करते रहे होंगे, कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते रहे होंगे, लेकिन होमो सेपियंस की तरह इनके पास कोई भाषा नहीं है। चाहे तो ये कुछ ध्वनियां निकालते हो, जैसे जानवर अलग अलग आवाजें निकालते हैं वैसी आवाज निकालता हो, ठीक है, या कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता हो, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हो, ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे करता हो बुलाने के लिए आ जाओ, भेजने के लिए चला जाओ, तो कुछ तो ये करता रहा होगा, हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसके पास कोई जटिल भाषा संस्कृति तो है नहीं, तो शायद ये कुछ ध्वनियों का इस्तेमाल करता रहा हो, कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता रहा हो, ये सब ये करता रहा हो, हम ऐसा अंदाज लगाते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं आपके नर्मदा घाटी से कौन कौन से प्रमाण मिले हैं। नर्मदा घाटी के जीवाश्म, जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म होते हैं जीवों के अंश। क्या होते हैं? जीवों के अंश। जीवों के अंशों को ही क्या बोलते हैं आप? जीवाश्म बोलते हैं। इसी को आप क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। तो यहाँ पर उल्लेखनीय जीवाश्म प्रमाण मिले हैं, जैसे एलिफस नमाडिकस यानी विशाल दांतों वाला प्रागैतिहासिक हाथी, विशाल दांतों वाला प्रागैतिहासिक हाथी, प्रागैतिहासिक काल का हाथी यहाँ पर मिला है, जिसका नाम क्या है? एलिफ्स नमाडिकस, ये इसका नाम है। फिर यहाँ पर मिला है स्ट्रेगोडॉन गणेशा, एक विशाल प्रागैतिहासिक हाथी, नाम से देखें गणेशा। बोस नमाडिकस यानी जंगली मवेशी, जंगली मवेशी, जंगली जानवर। इक्वस नमाडिकस यानी विलुप्त विशाल घोड़े जैसा जानवर, जो विलुप्त हो चुका है, घोड़े जैसा जानवर है। इक्वस प्रजाति में घोड़े, गधे और जेब्रा शामिल होते हैं। इक्वस जो प्रजाति है इसमें आपके घोड़े, गधे और जीब्रा शामिल होते हैं। इन्हीं में से कुछ रहा होगा, लेकिन विशाल था, लेकिन विशाल था। इसको हमने बोला इक्वस नमाडिकस। इसके फॉसिल्स यहाँ से मिले हैं, इसके अंश यहाँ से मिले हैं। तो कौन कौन से जीवों के अंश मिले हैं? कौन कौन से जीवों के अंश मिलते हैं? आपके एलिफस नमाडिकस मिला है, जो विशाल दांतों वाला प्रागैतिहासिक हाथी है। फिर आपका स्टेगोडॉन गणेशा मिला है, जो एक विशाल प्रागैतिहासिक हाथी है। फिर बोस नमाडिकस मिला है, जिसको जंगली मवेशी बोल रहे हैं। फिर आपका इक्वस नमाडिकस मिला है, जिसको आप बोल रहे हैं कि कोई विशाल जानवर था, बड़ा जानवर था, घोड़े जैसा था। फिर आपको पता है कि इक्वस प्रजाति में कौन कौन शामिल है? घोड़े हैं, गधे हैं और जीब्रा है। तो इन्हीं में से कुछ रहा होगा, लेकिन साइज में इनसे बड़ा था। ये उसने पहले ही बता दिया, ठीक है, ये उसने पहले ही बता दिया है, ठीक। चलिए, अतिरम पक्कम के में इक्वस के दांत यानी जलीय भैंस, नील गाय के अवशेष और अन्य 17 पशुओं के खुरों के निशान मिले हैं। ये सारी चीजें मिल रही है यहाँ से, ठीक है। अब ये जो औजारों की खोज है या पहचान है, इसको हम कैसे करते हैं, किस किसने की है, वो देखते हैं। औजारों की खोज और पहचान। पहले पूरा पाषाणकालीन औजार की पहचान वर्ष 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा चेन्नई के पास पल्लवरम नामक स्थान पर की गई। सबसे पहले जो ये इस तरह के टूल हैं वो किसने पहचाने? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पहचाने। कब? 1863 में। और कहां पर? पल्लवरम नामक जगह पर। फिर इन औजारों में पश्चिमी एशिया, यूरोप और अफ्रीका में उपयोग किए जाने वाले औजार तथा हाथ की कुल्हाड़ी, चाकू और क्लीवर शामिल थे। औजारों में भौतिक समरूपता थी, जो प्रागैतिहासिक मानव के उच्च गुणवत्ता वाले संज्ञानात्मक यानी धारणा कौशल और क्षमताओं को प्रकट करती है। क्यों? क्योंकि जो भी मिल रहा है उसमें एक भौतिक एक रूपता है, यानी एक जैसा है देखने में, ठीक है। तो ये उसका कौशल दिखाता है।
उस मानव का कौशल दिखाता है। तो किसने सबसे पहले खोजे? रॉबर्ट ब्रूसफुट। कहां पर? चेन्नई के पास पल्लवरम में 1863 में। ठीक है, कहां पर? 1863 में चेन्नई के पास पल्लवरम में। ठीक है, चेन्नई के पास पल्लवरम में। सही है, यहां तक समझ आ रहा है? अब आपकी कुछ जो संस्कृति मैंने आपको बताई है अभी पढ़ते हुए आई है, जैसे एचुलियन संस्कृति हो गई या सोहन संस्कृति हो गई, उन सब के बारे में देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। देखिए, एचुलियन और सोहन संस्कृति की तुलना। पहलू, उपकरण कैसे इस्तेमाल होते थे एचुलियन संस्कृति में? जो एचुलियन संस्कृति है, इसमें मुख्यतः हस्त कुल्हाड़ी यानी हाथ की कुल्हाड़ी और क्लीवर का इस्तेमाल होता था। जबकि जो सोहिनियन संस्कृति है, इसमें चॉपर, जिसको छेनी बोलते हैं, छेनी, चॉपर और काटने के उपकरण का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, भौगोलिक विस्तार एचुलियन संस्कृति का कहां तक है? मध्य और दक्षिण पूर्वी भारत। कहां पे है? मध्य भारत तो है ही है, दक्षिण पूर्वी भारत है, चेन्नई के आसपास। यहाँ पर अत्यधिक वर्षा के कारण पश्चिमी घाट तटीय और पूर्वोत्तर भारत में अनुपस्थित है। कहां पर? यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। जहां जहां पर ज्यादा बारिशें होती है, वहां पर ये जो एचुलियन संस्कृति है वो अनुपस्थित है। तो संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में फैली हुई है। कहाँ नहीं है? जहां पर अत्यधिक बारिश होती है, जैसे आपका पूर्वी भारत, जैसे आपका पश्चिमी घाट, जैसे आपके तटीय इलाके, तटीय इलाके, यहाँ पर यह संस्कृति मौजूद नहीं रही। ठीक, बाकी इसको छोड़कर लगभग पूरे भारत में मौजूद रही है एचुलियन संस्कृति। फिर जो आपकी सोहिनियन संस्कृति है, वो उत्तर पश्चिमी भाग तक सीमित है। नाम पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी के नाम पर रखा गया है। कहां पर है? इधर पंजाब के आसपास वाला क्षेत्र, सोहन नदी का क्षेत्र, सोहन नदी घाटी के आसपास है। यहाँ पर इसका कोई वो नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है सोहन नदी का। सोहन जो संस्कृति है उसका यहाँ पर कुछ नहीं है। सब कहां पर है? पाकिस्तान वाला पंजाब, वहां पर सोहन, आपको सोहन संस्कृति देखने को मिलेगी। लेकिन एचुलियन संस्कृति पूरे भारत में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बताना चाह रहा है। सीमित प्रलेखन केवल उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक सीमित है, इस वाले क्षेत्र तक ही सीमित है। ठीक, कहां तक सीमित है पता चल गया? तो ये आपका था, आपका निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है भाई, ये आपका क्या था? निम्न पूरा पाषाण काल था। क्या था ये आपका? निम्न पूरा पाषाण काल ये आपका रहा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताएं एक बार, आगे बढ़े फिर। ठीक है भाई, तो आप बताएंगे ये आपके लिए जो हमने क्लास रिकॉर्ड करी है, इसमें क्या, इसमें भी कोई इशू है? और आपको जो इसमें से समझ नहीं आए वो आप इसके नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है अगर इसमें आपका रिस्पॉन्स सही आता है, यानी आवाज वगैरह सब सही आती है, और बच्चे बोलते हैं कि ये फॉर्मेट ज्यादा सही है, तो आपकी फिर आगे जो क्लासेस होगी वो इसी फॉर्मेट पे होगी। ठीक है, हम रिकॉर्डेड क्लासेस ही डालेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर ही डालेंगे। ठीक है, बस आप सभी बच्चे अपना जो कीमती कमेंट है वो जरूर करके जाएं, एक बार वो बताएं। तो ये हमने कहां तक देख लिया है? निम्न पूरा पाषाण काल तक देख लिया है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।